मेरे YouTube चैनल पर आज आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर के आगे का चैप्टर। हम 3 पार्ट इसके पढ़ चुके हैं, आज पार्ट नंबर 4 है। थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें बच गई हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर हम पढ़ चुके हैं। हम इसके बाद रबर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें रह गई हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। 3 प्रकार के पॉलीमर और इसमें बताए गए हैं अलग से, जिसका नाम है जैव बहुलक। जैव बहुलक को हम कहते हैं बायोपॉलीमर। दूसरा है जैव निम्नीकृत बहुलक और तीसरा है हमारा जैव अनिम्नीकृत। जैव बहुलक प्राकृतिक बहुलक होते हैं, जीव जंतु वनस्पति में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम बता दें तो प्रोटीन आ जाएंगे, न्यूक्लिक अम्ल आ जाएंगे इसमें। अगर जैव निम्नीकृत बहुलक की बात करें तो जैसे नाम से पता चल रहा है, जीवों द्वारा निम्नीकृत होने वाले, तो जीवाणुओं द्वारा छोटे छोटे अणुओं में जिनका विघटन किया जा सके वो जैव निम्नीकृत बहुलक होते हैं। ये प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के होते हैं, जबकि जैव अनिम्नीकृत बहुलक संश्लेषित प्रकार के होते हैं। और इसकी बिल्कुल विपरीत परिभाषा इसकी होगी अनिम्नीकृत, मतलब जीवाणुओं द्वारा छोटे छोटे अणुओं में विघटन नहीं होता। जीवाणुओं द्वारा छोटे छोटे अणुओं में विघटन नहीं होता, ये इसकी परिभाषा हो गई। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, अगर जैव निम्नीकृत की एग्जाम्पल, चलो अनिम्नीकृत की पहली बात करते हैं। अगर हम पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन कैसे भी समाप्त नहीं होती, इसीलिए एक प्रमुख प्रकार का प्रदूषक घटक भी बना हुआ है। तो पॉलीथीन की से बात कर सकते हैं, पीवीसी की बात कर सकते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल की बात कर सकते हैं। ये सभी कैसे हैं, जैव अनिम्नीकृत बहुलक है। अगर जैव निम्नीकृत की बात करें तो हमने नायलॉन 2 नायलॉन 6 बहुलक पढ़ा था, वो इसके अंदर आएगा। और भी बहुत सारे बहुलक है जो अभी हमने नहीं पढ़े हैं, वो हम अभी आपको बताएंगे। PHBV नाम है, PLA का नाम है पॉलीलैक्टिक अम्ल, और भी है इसके अंदर, तो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एग्जाम में मेनली जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक। एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, हम यहाँ पे पढ़ते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक का एग्जाम्पल जो है PHBV। इसका पूरा नाम क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलोरेट। अभी नाम थोड़ा टफ सा है, कैसे याद करेंगे। पी का मतलब तो हमें पता है, हमेशा पॉली लिखते आ रहे हैं। H4 मतलब क्या है, हाइड्रोक्सी है, और बी का मतलब है यहाँ पे ब्यूटाइरेट। अब इसके बाद ये जो को वर्ड लगा हुआ है, ये को का मतलब यहाँ पर है संघनन से है, कि यहाँ पर एक इकाई तो इसकी होगी और दूसरी इकाई इसकी होगी। यहाँ पर ब्यूटाइरेट लिख रहा है, इसका मतलब कितने कार्बन होंगे इसके अंदर, ब्यूट का मतलब 4 होंगे। वैलोरेट, वैलर जो शब्द बताते हो किसको बताता है, 5 कार्बन को। तो ये तो इसका पूरा नाम है, लेकिन अगर इसके IUPAC नाम से अगर हम इस स्ट्रक्चर को बनाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर इसके IUPAC नाम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, और दूसरा नाम होता है अपना 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। यही मैंने आपको वहाँ बताया था, एक 4 कार्बन का और एक कितने कार्बन का होगा, 5 कार्बन का होगा। अब इसको हम कैसे लिखे, इसको आपको लिखना आता है। ब्यूट मतलब 1 2 3 और ये 4, ओइक मतलब COOH, 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। 1 2 3, 3 नंबर पे क्या आ जाएगा अपना, OH आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 कार्बन का पेंटेनोइक अम्ल 1 2 3 पोजीशन पे क्या आ जाएगा अपना, OH आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम यहाँ पर बहुलक की बात करेंगे तो क्रियात्मक समूह दाईं और बाईं और लगेंगे ताकि इनके मध्य अभिक्रिया हो सके। तो बस हमें क्या करना है, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला OH जो है, इन दोनों की पोजीशन जो है, OH को यहाँ रख दीजिए और कार्बन को यहाँ। आमने सामने क्रियात्मक समूह रहेंगे तो हमारी अभिक्रिया होना आसान हो जाएगा। ये देखिए OH, ये कार्बन, इस कार्बन को हमने यहाँ बस इन दोनों की पोजीशन हमने एक्सचेंज कर दी। CH3, ये CH3 अपना 1 2 और ये 3 रख दिया हमने। प्लस एक चीज़ और, ये कितने अणु काम में लेंगे, N अणु काम में लेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी वही सेम चीज़ रख देंगे, ये OH और ये 2 कार्बन, OH को तो यहाँ रख दीजिए और 2 कार्बन यहाँ पर रख दीजिए।
ये लीजिए 2 कार्बन यहाँ रख दीजिए और ये 1 कार्बन और ये COOH। पोजीशन वही है, मॉलिक्यूल वही है, कोई दिक्कत नहीं आई है। हमारा काम आसान हो गया है। बस ये क्रियात्मक समूह क्या हो गए हैं, ये आमने सामने। कोई सा भी पॉलीमर ले लेंगे हम, क्रियात्मक समूह क्या रहेंगे, आमने सामने। जब भी अम्ल और अल्कोहल की बात होती है तो अम्ल क्या निकालता है अपना OH और अल्कोहल अपना क्या निकालता है H। तो ये हमने यहाँ से इसको निकाल दिया, ये निकाल दिया हमने OH और यहाँ से H। अगर यहाँ से ये वाला H निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH बाहर निकल जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये कार्बन, ये CH3, यहाँ से बच गया ऑक्सीजन, ये C, बीच में क्या जाएगा CO और यहाँ से क्या जाएगा ऑक्सीजन, ये C, यहाँ से ये C और जो बच गया अपना ये बच गया CO। आप चाहे तो सामान्य CO भी लिख सकते हैं इस तरह से, चाहे डबल बॉन्ड लगा के लिख सकते हैं। और यही हमारा एन लॉग की क्या बन गया, PHBV। जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि PHBV क्या है, तो पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। थोड़ा नाम याद करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। आप इसके IUPAC नाम से इसको याद करेंगे तो आसानी से इसको याद कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा ये एक जैव निम्नीकृत बहुलक है। अब जो दूसरा हमारा बहुलक है, हमने PHBV तो पढ़ लिया, दूसरा हमारा क्या था PLA। तो बच्चों P का मतलब तो हमने बता ही रखा है। P का मतलब क्या है, पॉली है। बाकी LA का मतलब क्या है, लैक्टिक अम्ल। तो पॉलीलैक्टिक अम्ल किस प्रकार से बनाएंगे हम यहाँ पे, देखिए पॉलीलैक्टिक अम्ल को हम किस प्रकार से बनाएंगे। हमको बेंजीन रिंग बनाना आता है सभी को, बस उस पर हल्का से बेंजीन रिंग जो है वही ड्रॉ हमको करना है। मैंने हल्का क्यों करा है, क्योंकि इसके बीच में ग्रुप्स आएंगे। तो हम इसको लिख देते हैं डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। एक ऑक्सीजन अपना यहाँ आ जाएगा, अपना एक ऑक्सीजन अपना यहाँ आ जाएगा। बची हुई पोजीशन जो रह गई अपनी उन पर क्या क्या आएगा, यहाँ पर CH3 आएगा और यहाँ CH3 आएगा। तो यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये हमने लैक्टिक अम्ल का बनाया है। एक्चुअली जब लैक्टिक अम्ल अगर वास्तव में कहें तो एक कार्बन की 4 शीर्षकताओं में अगर एक तरफ से COH लगा दिया, एक तरफ OH लगा दे, एक तरफ H लगा दे, दूसरी तरफ CH3 लगा दे, तो ये लैक्टिक अम्ल होता है। लेकिन जब 2 लैक्टिक अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो इस तरह की संरचना हमारे पास बनती है। यहाँ पर हमको क्या करना है, जो यहाँ पर हमें रिपीटेड दिखना है। देखो O, C, फिर CO, फिर O, मतलब रिपीट हो रहा है। इस ऑक्सीजन के बाद जो चीज़ होगी वो रिपीट, इसीलिए बीच में से हम इसको क्या करेंगे, कट डाउन करेंगे। देखिए ये यहाँ से हमने इसको काट दिया। अब इसके बाद यहाँ से स्ट्रक्चर हम खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, यहाँ ऑक्सीजन से स्टार्ट कीजिए, ऑक्सीजन, फिर इसके बाद ये क्या है कार्बन, फिर क्या लगा हुआ है CH3, फिर ये क्या है COO, और फिर जो उसके बाद स्ट्रक्चर में आएगा अपना, इसको खोल दिया हमने बच्चों यहाँ से। अब इसके बाद क्या है, ये ऑक्सीजन है। पहले तो आप इसको कट लगाएंगे, यहाँ से इसको कट लगाएंगे तो जो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से खुल जाएगा। अब मैंने बीच में से कट क्यों लगाया अभी मैं आपको बता दूंगी। पहले इस स्ट्रक्चर को यहाँ से अगर काट दें तो पूरा खोल के लिख देते हैं। यहाँ से अपना आ गया COO, फिर यहाँ से C, फिर CH3, ये CO। एक तरफ को इसको ध्यान मत दो, केवल यहाँ से स्ट्रक्चर को खोलो। यहाँ से स्ट्रक्चर खोलोगे तो यहाँ से ऑक्सीजन, देखिए ये वाला कार्बन सेम आ गया, फिर CO सेम आ गया, फिर ऑक्सीजन ये आ गया, फिर C सेम आ गया, फिर CO ये आ गया। अब इसके बाद आप रिपीट देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है अपना। रिपीटेशन में आप जब देखेंगे तो O, C, CH3, CO, फिर वापस से O, C रिपीट हो गया इसके बाद का। तो यहीं से हमने इसको क्या लिख दिया N। तो यहीं से हमारा ये N मॉलिक्यूल है और इसी को हमने क्या कहा, पॉलीलैक्टिक एसिड। इस जितने भी हमने बहुलक पढ़े इनके यूजेस की अलग एक चार्ट बना के मार्क्स में अलग से डाल दूंगी आपके लिए। वैसे पॉलीलैक्टिक जो अम्ल है इसका उपयोग मुख्यतः जो होता है वो चिकित्सा क्षेत्र में होता है, टाँके लगाने में, डायलिसिस में होता है। अब तीसरा बहुलक हमारे पास जैव निम्नीकृत बहुलक कौन सा है, वो है पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। कौन सा अपना, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। अभी अभी हमने लैक्टिक अम्ल पढ़ा था, बिल्कुल वैसा की वैसा इसको बना दीजिए। चलिए इसको मैंने बना दिया। यहाँ से डबल बॉन्ड O लिखा था, यहाँ से भी डबल बॉन्ड O लिखा था, यहाँ से क्या लिखा था ऑक्सीजन लिखा था हमने, और यहाँ पर भी क्या लिखा था ऑक्सीजन लिखा था। ठीक है, बस अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ CH3 लिखा था और यहाँ CH3। अब वो नहीं लिखना हमें CH3, ठीक है, जो अपना है बस यही अपने को लिखना है। बस CH3 जो लिखा था वो इसको नहीं लिखना है। आप इसको फिर से यहाँ से एक बार कट कीजिए। क्या करा आपने, यहाँ से इसको कट किया तो देखिए यहाँ से क्या बचा अपने पास, ऑक्सीजन स्टार्ट कीजिए, फिर क्या है अपना C है, C की जगह C रहने दीजिए, ये ऑक्सीजन है, ये CO लिखिए, फिर क्या आएगा ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा C और फिर क्या आएगा ऑक्सीजन, यही आएगा अपना।
बस अब देखिए ओ सी सी ओ फिर ओ, मतलब इतनी यूनिट का वापस रिपीटेशन हो गया। तो बस यहीं पर हम क्या लगा देंगे एन, और इसी का नाम क्या होगा पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल का उपयोग भी किसमें करते हैं, टाका लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, और ये टाके अपने आप गल जाते हैं। ठीक है, अब अपना चौथा जो बहुलक है वो है हमारा PCl। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पॉलीकैप्रोलैक्टोन। क्या नाम है इसका, पॉलीकैप्रोलैक्टोन। आपको हमने पॉलीकैप्रोलैक्टम पढ़ा था इकाई नायलॉन 6 का, कैप्रोलैक्टम पढ़ा था। कैप्रोलैक्टम में हमने NH को काम में लिया था, लेकिन यहाँ हम NH को काम में नहीं लेंगे, याद कीजिएगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमने यहाँ से पढ़ा था। यहाँ पे तो हमने CO लगा दिया था, और यहाँ क्या लगा दिया था NH। वो NH हमें नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है यहाँ से ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं, वही 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5, और ये कितना आ गया अपना 6। कैप्रो मतलब उसमें यहाँ भी याद होगा अमीनो कैप्रोइक अम्ल पढ़ा था हमने, 6 ही कार्बन पढ़े थे। कैप्रोलैक्टम में भी 6 ही कार्बन पढ़े थे, तो इसमें भी कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 और ये 6। वहाँ पर तो NH लगाया तो यहाँ के लगा दिया ऑक्सीजन। बस आपको करना क्या है, यहाँ से फिर से ब्रेक डाउन करना है, जो है इसको खोल दीजिए यहाँ से, ये पकड़िए इसका ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन देखो 1 2 3 4 5 कार्बन क्या है CH2 1 2 3 4 5। चलो इसको अलग लिख देते हैं 1 2 3 4 और ये 5, फिर क्या आ गया CO, यही बनेगा। और इसको हमने क्या कर दिया ब्रैकेट में बंद कर दिया। लेकिन ये सारे क्या हैं, ये सारे ही CH2 हैं, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ OCH2 का होल 5 और ये CO, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, पॉलीकैप्रोलैक्टोन। इसका यूज़ किस में होता है, इसका यूज़ जो कैप्सूल बनाते हैं उस कैप्सूल के अंदर इसका यूज़ होता है कि कैप्सूल मानव शरीर में जब जाती है तो धीरे धीरे इस एस्टर की श्रृंखला का विघटन होता है और धीरे धीरे दवाई का निष्कासन हो जाता है। तो हमने कुछ नए पढ़ लिए यहाँ से, एक तो पॉलीलैक्टिक अम्ल पढ़ा था हमने, एक पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल पढ़ा और एक पॉलीकैप्रोलैक्टोन। देखो तीनों की स्ट्रक्चर एक बार आपस से बना देती हूँ मैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। ये देखो ये बेंजीन रिंग बनाई हमने, ये CO लगाया, ये CO लगाया, यहाँ से ऑक्सीजन लगाई, यहाँ भी ऑक्सीजन लगाई। अगर यहाँ दोनों तरफ आप CH3 लगा देते हैं तब तो क्या बनेगा पॉलीलैक्टिक अम्ल। अगर ये CH3 नहीं लगाते हैं तो क्या बनेगा पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। और कैप्रोलैक्टोन में याद रखिएगा कार्बन तो 6 है लेकिन श्रृंखला 7 की है, तो इसको कैसे याद करना है, ये देखिए ये बेंजीन वाला इसी तरह से बनाते हैं आप। बस यहाँ पर इसको दोनों को ज्वाइंट नहीं करना, आपको इस तरह से रखना है। ये ऑक्सीजन रहा, ये CO रहा, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ से ऑक्सीजन के पास से हर एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है आपको। और अपने पास 4 ही हो गए, और 5वां कौन सा है, नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये अपन पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक अम्ल इसके 1,00,000 इकाइयाँ होती है। तो ये 5 जो है हमारे पास क्या है, जैव निम्नीकृत बहुलक। बच्चों यहाँ से तो हमारा जैव निम्नीकृत बहुलक का टॉपिक खत्म हो जाता है। हमने आपको 1,00,000 इकाई के आधार पर 2 प्रकार के बहुलक पढ़ाए थे, समबहुलक और सहबहुलक। यहाँ पर जो हमने सहबहुलक पढ़ाए थे बच्चों, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार के सहबहुलक कौन कौन से होते हैं ये आपको बता देते हैं। एक होता है क्रम रहित सहबहुलक, एक है हमारे पास एकांतरित सहबहुलक, तीसरा है खंड सहबहुलक, और यह है हमारा कलम सहबहुलक, यह ग्राफ्ट सहबहुलक। क्रम रहित का मतलब होता है कि इसके अंदर 1,00,000 इकाइयाँ जैसे मर्जी आए वैसे जुड़ जाती हैं। देखिए यहाँ से मैं इसको नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। तो पहले की हम बात करें कि क्रम रहित कैसे होते हैं। जैसे 1,00,000 इकाइयाँ 2 है A और B, तो मैंने A के बाद B को जोड़ दिया। अब B के बाद मैंने मान लीजिए और 2 B जोड़ दिए, फिर मैंने A को जोड़ दिया, A जोड़ दिए, या फिर मैंने बहुत सारे A जोड़ दिए। तो आप कहीं पर भी A को जोड़ सकते हैं, कहीं पर भी B को जोड़ सकते हैं। तो क्रम रहित, जब 1,00,000 इकाइयों का कोई क्रम ना हो तो ये क्रम रहित बहुलक कहलाते हैं। अब दूसरा है अपने पास एकांतरित बहुलक। तो नंबर डाल रही हूँ, नाम नहीं लिख रही। तो एकांतरित बहुलक क्या होता है, जब यहाँ पर रैंडम हो, मतलब एक छोड़कर एक कोई ना क्रम हो, तो एक के बाद A आ गया, फिर B 1,00,000, फिर A 1,00,000, फिर B, फिर A, फिर B, अर्थात 1,00,000 इकाइयाँ एक के बाद एक आती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एकांतरित बहुलक कहते हैं।
तीसरा अपना है खंड बहुलक। खंड जो सहबहुलक है, इसमें एकलक इकाइयाँ, एक प्रकार की एकलक इकाइयाँ मिलकर एक खंड का निर्माण करती हैं। जैसे एक प्रकार की एकलक इकाइयाँ आ गई, एक साथ आ गई। अब मैंने बी को जोड़ दिया, फिर मैंने किसको जोड़ दिया, ए को जोड़ दिया, तो एक जैसी एकलक इकाइयाँ एक साथ आ जाती है, तो यहाँ पर खंड का निर्माण हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, खंड सहबहुलक। एक है हमारे पास कौन सा, कलम सहबहुलक। इसके अंदर एक प्रकार की एकलक इकाइयाँ एक मुख्य श्रृंखला का निर्माण करती हैं, तथा इससे क्या होता है, दूसरा जो अपना एकलक इकाइयाँ होती है वो इसके साथ अलग से जुड़ती है। जैसे किसी पेड़ में उगाने के लिए कलम काट के लगा देते हैं, इसी प्रकार से ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, दूसरी एकलक इकाई इसके साथ जोड़ दी जाती है। तो ये कोई क्रम नहीं हो तो क्रम रहित, एक के बाद एक एकलक इकाई जुड़े तो एकांतरित। यहाँ पर अगर एक प्रकार का खंड बना दें एक समान प्रकार की एकलक इकाइयाँ तो खंड सहबहुलक, और अगर मुख्य श्रृंखला के बाद कोई एकलक इकाई जुड़ती है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कलम बहुलक, कलम सहबहुलक। ठीक है, तो ये हमारा सहबहुलक का टॉपिक होता है। एक हमने पॉलीथीन पढ़ा था बच्चों, पॉलीथीन याद होगा। पॉलीथीन बच्चों दो प्रकार की होती है। पॉलीथीन ये अलग अलग छोटे छोटे से टॉपिक है, इनको मैं इसी तरह से अलग अलग कवर करा रही हूँ। एक पॉलीथीन होती है LDPE और दूसरी होती है HDPE। आ जाता है कई बार पेपर में, पूरा नाम ही आ जाता है कि LDPE क्या है। तो बच्चों LDPE क्या चीज़ होती है, LDPE का मतलब होता है, L का मतलब है लो, D का मतलब है डेंसिटी, लो डेंसिटी, P का मतलब पॉली और E का मतलब एथीन। मतलब लो मतलब कम, तो कम घनत्व वाली पॉलीथीन, कम घनत्व वाली पॉलीथीन। और HD का मतलब क्या है, हाई डेंसिटी। HD का मतलब क्या है बच्चों, हाई डेंसिटी, अर्थात उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। समझ में आ गया ये वाला, बस एक फुल नेम है इनका। और क्या क्या हम इसके अंदर लिख सकते हैं वो बता देते हैं। छोटे छोटे से अंतर है। जो इसका गलनांक होता है बच्चों वो 110 डिग्री से 125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसका गलनांक 144 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो LDPE जो है कम घनत्व वाली पॉलीथीन रसायनों के प्रति अक्रिय होती है। रसायनों के प्रति अक्रिय मतलब रसायनों से क्रियाशील जल्दी से नहीं होती। तो इसका उपयोग जो होता है ये विशेष प्रकार की पैकिंग करने में या बॉटल्स वगैरह बनाने में होता है। और HDPE होती है, इसकी तनन क्षमता अधिक होती है, विलायकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता LDPE से ज़्यादा होती है। एक चीज़ और जो मेन चीज़ है यहाँ पे, ये मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया से बनती है। किससे बनती है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया द्वारा बनती है, जबकि HDPE जिगलर नाटा उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया से बनती है। अब जिगलर नाटा उत्प्रेरक वैसे आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। टाइटेनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है, इसका जो है यौगिक जो होता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहलाता है। तो यह अपना पॉलीथीन है जिसके अंदर हम बताते हैं कि HDPE क्या है और LDPE क्या है। एक नया नाम हमारे पास आया है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती है। देखिए, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि पेपर में पूछी जाती है। छोटे छोटे प्रश्न भी बना दिए जाते हैं इससे। इसको जोड़ने से पहले यह हम बता दें कि मुक्त मूलक क्या चीज़ होती है। मुक्त मूलक का मतलब होता है फ्री रेडिकल। देखिए, कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4 संयोजकताएं होती है। अगर यहाँ पर हम 4 संयोजकताएं की बात करें तो एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये आगे जुड़ जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ये देखिए इसमें तो कितने हैं, 8 है अपने पास। ठीक है, अगर इस कार्बन की बात करें तो खुद के कार्बन के कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ से हम बात करें, जब किसी स्पीशीज पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मुक्त मूलक होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए 2 मुक्त मूलक आपस में आते हैं,
अगर दो मुक्त मूलक आपस में जुड़ते हैं तो ये एक बंध का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जब एक बंध टूटता है, हम खुद जानते हैं एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। आपको ध्यान होगा कि इसको हमको तोड़ने के लिए इसको बोलते हैं हाफ हेडेड एरो, अर्थात आधे तीर, आधे सिर का तीर। इसका मतलब ये है कि एक बॉन्ड टूटता है तो एक मूलक इसके पास और दूसरा मूलक इसके पास, अर्थात एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो 2 मूलक बनते हैं और 2 मूलक एक साथ जुड़ते हैं तो एक बंध बनता है। बस इस चीज को याद रखिएगा, हमें आसानी रहेगी। मुक्त मूलक योगात्मक, जब भी कोई अभिक्रिया मुक्त मूलक होती है तो इसके 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है श्रृंखला प्रारंभीकरण, श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद, ठीक है, श्रृंखला प्रारंभन पद। एक होता है श्रृंखला संचरण पद और एक होता है हमारा श्रृंखला समापन पद, ठीक है। अब श्रृंखला प्रारंभन पद में क्या होता है? श्रृंखला प्रारंभन पे मुक्त मूलक का निर्माण होता है। क्या होगा? मुक्त मूलक का निर्माण होता है। श्रृंखला संचरण पद में श्रृंखला आगे बढ़ती है, श्रृंखला आगे बढ़ती है। श्रृंखला समापन, जहां मुक्त मूलक सारे समाप्त हो जाते हैं, यह श्रृंखला समापन पद कहलाता है। श्रृंखला प्रारंभन पद किस तरह से बताएं? देखिए, श्रृंखला प्रारंभ करने के लिए हमें एक यौगिक की आवश्यकता होती है जो श्रृंखला को प्रारंभ कर सके। यहाँ पर कोई भी परऑक्साइड हम ले सकते हैं, जैसे हमने ये परऑक्साइड ले लिया, ठीक है, ये कार्बनिक परऑक्साइड हमने ले लिया। कहाँ से टूटता है? जहां से समान तत्व आएंगे, अपने ऑक्सीजन समान तत्व आएंगे, यहाँ से हमने क्या करा? इसको तोड़ दिया। एक बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ? 2 है। तो यहाँ से देखिए कितना बन गया, एक आरओ के ऊपर यहाँ मूलक आ गया और दूसरा ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। मैंने आपसे कहा था कि जब एक बॉन्ड टूटा तो कितने मूलक बनते हैं? 2 बनते हैं। लेकिन पेपर में पूछ लिया जाता है श्रृंखला प्रारंभ करने वाले किसी कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। तो अगर यहाँ पर R का मान हम C6H5CO रख दिया हमने, बाकी ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन रख दिया, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन, R का बिल्कुल सेम वही रख दिया, तो ये बन जाता है। और इसका पूरे का नाम है, देखो मैंने इस R की जगह सिर्फ इसको रखा है, बस आपको इसको याद करना है, C6H5CO, बाकी सेम है। ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, R की जगह वही CO, C6H5। इसका नाम है बेंजोइल परऑक्साइड। केवल कई बार पेपर में यही पूछ लिया जाता है कि मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया प्रारंभ करने वाले यौगिक का नाम बताइए। तो यहाँ से अगर हम इसको तोड़ें तो ये इस तरह से यहाँ से भी टूट जाएगा। एक बार तो इसको ऐसे कर लिया, तो अगर मैं इसके पास कहूँ तो C6H5CO और ये ऑक्सीजन मूलक आ गया। एक और दूसरा भी यही आ जाएगा, O रेडिकल, ये आ गया हमारे पास, 2 मिल गए हमारे पास। अब ये जो अपना ये बना है, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, C6H5COO रेडिकल हो गया। यहाँ पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये फिर से रेडिकल इस तरह से आधा आधा टूट जाएगा। ये तीर है बच्चों, जैसे हमने ऐसे बनाते हैं ना, ये इस तरह से बनाते हैं, इसको ऐसे नहीं बना के इस तरह से बनाते हैं, एक आधे सिर का पूरा बनाते तो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक बनाते तो 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो बनेगा क्या? इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इस पे आ गया, प्लस जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो किस पास आ गया? कार्बन के पास आ गया, आ गया। अब ये दोनों अगर जुड़ जाए, तो अगर ये दोनों अगर जुड़ जाए तो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। तो ये मिलके क्या बन गया? इसको हम क्या कहेंगे? CO2 बच के आगे केवल C6H5 रेडिकल। तो चाहे तो अपन इतना लंबा इसको कर ले या फिर केवल किसको कर ले? ROR को, ठीक है। अब ये जो अपना OR, अब मैं इसको नहीं लिख के केवल किसको काम में ले रही हूँ? RO रेडिकल को। एक RO रेडिकल एक श्रृंखला स्टार्ट करेगा, जबकि दूसरा RO रेडिकल दूसरी श्रृंखला को शुरू कर देगा। देखिए यहाँ से किस तरह से होगा, यहाँ से आगे हम पढ़ें तो ये जो RO रेडिकल जो है अपना, देखो एक सेकेंड, ये जो RO रेडिकल है ये किससे क्रिया करेगा? एथीन से। किससे क्रिया करेगा बच्चों? ये दिया हमने एथीन। हम पॉलीथीन बनाने का यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ से वही चीज होगी, यहाँ से मूलक है लेकिन इसमें मूलक नहीं है, तो इसको मूलक जनरेट करेंगे। मूलक कैसे जनरेट करेंगे? यहाँ से ये देखिए, ये इस तरह से एक रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रही हूँ, एकदम एक एक स्टेप करके। ये RO रेडिकल मैंने अभी जोड़ा नहीं है। देखो स्थिति क्या होगी, ये केवल समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं आपको।
इस तरह से स्थिति होगी ये वाली। अब ये रेडिकल इसके सामने आ गया, अब ये दोनों आमने सामने आ गए तो क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे। तो जोड़ दीजिए इनको, ये देखो ROCH2, यही तो होगा। ये रेडिकल और ये रेडिकल ये आपस में जब जुड़ जाएंगे तो यही बनेगा अपना। जब ये जुड़ गया तो ये CH2 रेडिकल यही आएगा। आगे क्या होता है, हम इस स्टेप को नहीं लिखते, केवल डायरेक्ट क्या करते हैं हम यहाँ से, ये जो लिखा है RO रेडिकल प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके बाद डायरेक्ट इस स्टेप को लिखते हैं। ये जो स्टेप मैंने लिखा ये केवल समझाने के लिए लिखा है कि इससे 2 रेडिकल बनते हैं और ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़कर बंध का निर्माण कर देते हैं और इस प्रकार हमारी श्रृंखला शुरू हो जाती है। आगे देखें क्या होगा हमारे पास, आगे हम बात करते हैं तो यहाँ से बन गया ROCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। फिर से ये क्या करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर से रिएक्शन करेगा। ये श्रृंखला प्रारंभन पद था और ये कौन सा पद हो जाएगा, श्रृंखला संचरण पद। ठीक है, ये श्रृंखला संचरण पद। अब वापस से वही चीज होगी, ये इस तरह से जुड़ जाएगा, फिर से यहाँ से जोड़ेंगे। तो अब मैं वो चीज़ नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ROCH2 CH2, ये दोनों। फिर से ये टूटेगा तो यहाँ रेडिकल आएगा, ये रेडिकल आएगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। बच्चे यही बनेगा। एक और अगर मैं यहाँ से मान लीजिए करती हूँ, अगर इसी के रिएक्शन आगे मैं कर दूँ, ये A हो गया इसका और ये B, ये वाली फिर से मैं लिखूँ ROCH2, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। कितने मॉलिक्यूल ले लूँ, N मॉलिक्यूल ले लूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 के। फिर से यही चीज होगी ROCH2, ये CH2, ये CH2 और ये कितने दिख रहे हैं अभी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, लास्ट वाले पे पहुंच जाएगा। आप सब में देख रहे हो कितने मॉलिक्यूल है N, इसका मतलब हर एक में देख रहे हो CH2 की इकाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ हम क्या लिख देंगे, ये जो CH2 है इसी की इकाइयाँ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। एक एक करके यही श्रृंखला अंदर बढ़ती हुई चली जाएगी। अब तीसरा पद क्या आएगा बच्चों, श्रृंखला समापन। श्रृंखला समापन पद में जितने भी मुक्त मूलक बने होते हैं वो सभी मिलकर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक चीज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हमने कहा था कितने RO रेडिकल बने थे, यहाँ 2 बने थे, मैंने कितना लिया, 1। इसका मतलब ये दूसरा RO रेडिकल जो है, RO मुक्त मूलक जो है, ये वाला भी मुक्त मूलक जो है, इसने भी सेम इसी प्रकार से एक और श्रृंखला बनाई होगी। एक तो मैंने लिख रखी है, जो दूसरी श्रृंखला बनी होगी वो भी इसी के क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ से दूसरा RO मतलब कितने श्रृंखला होंगी इस तरह की, एक ROOR से मतलब एक परऑक्साइड से कितनी श्रृंखला स्टार्ट हो गई, 2। एक तो हमने लिख रखी और दूसरी भी इसी के जैसी होगी। अगर वो दोनों श्रृंखलाएं आपस में मिल जाए कैसे जुड़ेंगी, देखिए ROCH2, ये CH2, ये है अपनी पहली। देखिए अब जो दूसरी है प्लस ROCH2, देखो बिल्कुल एक जैसी होंगी जैसे ट्विंस होते हैं। मिल गई। अब आपको दिख रहा है आमने सामने रेडिकल दिख रहे हैं, ये दोनों अगर आपस में जुड़ जाए तो एक बंध का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें कर दीजिए बंध का निर्माण, ROCH2 CH2, ये N, ये CH2 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 CH2, ये बन गया CH2 CH2 CH2। इसी तरह से पूरा हो जाएगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और ये CH2। ठीक है बच्चों, ये अपना पूरा बस इन दोनों के बीच में क्या लगा देना है, बॉन्ड लगा देना है। ये है श्रृंखला समापन पद। या फिर ऐसे भी आ जाता है, श्रृंखला समापन पद के पास में अगर कोई ऐसा यौगिक लिख दिया जाए जो इस श्रृंखला को रोक दे वहीं, तो उसे निरोधक कहते हैं। उसके अंदर आता है बच्चों एग्जाम्पल नाइट्रोबेंजीन। तो 2 छोटे छोटे प्रश्न ये भी बनते हैं कि श्रृंखला समाप्त करने वाले पद को समाप्त करने वाले किसी यौगिक का नाम बताइए, तो नाइट्रोबेंजीन द्वारा भी श्रृंखला को समाप्त किया जा सकता है। और दूसरा, श्रृंखला शुरू करने वाले किसी यौगिक का नाम बताइए, उसका नाम है बेंजोइल परऑक्साइड। आशा करते हैं कि आपको ये मुक्त मूलक यौगिकात्मक बहुलकीकरण समझ में आया होगा। अब इसके अंदर आपकी जो मेन चीज बच गई है वो बच गए, इसके उपयोग बच गए हैं। उपयोग एक सारणी में लिख लेंगे हम और वो बता देंगे। एक बहुलक और था जो आपका रह गया है इसके अंदर, वो बहुलक मैं आपको
बता देती हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसको शुरू में नहीं बताया गया था। उसका नाम था बच्चों टेफ्लॉन। उसका नाम क्या है आपका? टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन आपका नहीं बताया गया, टेफ्लॉन बता देते हैं। ये जो टेफ्लॉन है ये अपन ने एथीन पढ़ा था, ठीक है। एथीन में दोनों तरफ क्या होते हैं? एच एच लगे होते हैं, लेकिन आपको एच नहीं लगाने, एच की जगह क्या लगा देना है? फ्लोरीन लगा देना है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है टेट्रा फ्लोरो एथीन, ठीक है। कितने अणु लेंगे? एन अणु लेंगे, और ये CF2 वही इसको आगे भेज दीजिए, ये CF2 हो गया, दोनों तरफ से बॉन्ड खोल दीजिए, N हो गया। इसी का नाम है टेफ्लॉन, जिसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है, अर्थात ऐसे बर्तन जिससे खाना चिपकता नहीं है। तो ये टेफ्लॉन है, और इसको हम PTFE भी बोलते हैं, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथीन, और इसको बोलते हैं TFE अर्थात टेट्रा फ्लोरोएथीन। धन्यवाद।